हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी में, लेखा शास्त्र में हम यहाँ पे डिस्कशन आपसे कर रहे थे कि जो लेखा शास्त्र है, अकाउंटेंसी है, उसका सेकंड पार्ट आपका चल रहा है। सेकंड पार्ट, ठीक। इस सेकंड पार्ट में आपने सीखा है, अब तक 3 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आप शेयर कैपिटल का लेसन था, दूसरा था डिबेंचर्स का। कल का जो वीडियो था उसमें आपको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते? वित्तीय विवरण जिनमें कंपनियां अपने लेखा जोखा, वर्ष भर के लेखा जोखा प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। जैसे आपका पहला क्या है? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, ठीक है। और जो आपका दूसरा है, उसमें आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनमें क्या होता है? इनमें आंकड़े होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में भी असेट्स और लायबिलिटीज़ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम हुई है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय है और खर्चे हैं, आय व व्यय का लेखा जोखा है, ठीक। आय व्यय का लेखा जोखा है। बैलेंस शीट में क्या है? लायबिलिटीज़ है और आपका है असेट्स, ठीक। कहने का मतलब है कि जो बैलेंस शीट है आपकी, बैलेंस शीट, ठीक, इसमें आपके पास लायबिलिटीज़ हैं, यानी दायित्व हैं, और असेट्स हैं। तो दायित्व और संपत्तियां, ये जो भी व्यवसाय की हैं, उसमें इन्होंने रिफ्लेक्ट कर रखा है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम जो भी व्यवसाय की हुई हैं, या जो कंपनी है उसकी जो भी इनकम है, और वे जो हुए हैं वो दिए गए हैं, ठीक। तो इस संबंध में जो सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं, उन सूचनाओं से आपको क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि बैलेंस शीट बता देगा आपको असेट्स इज दीज आर असेट्स और दीज आर लायबिलिटीज़, तो टोटल क्या है आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम कितनी हुई और एक्सपेंसेस क्या हुए, ये बता देंगे। लेकिन इन जो भी आपके पास विवरण, वित्तीय विवरण मुख्य रूप से उपलब्ध हैं, उनसे कोई रिजल्ट्स अगर आपको कुछ पता करना हो कि जैसे प्रॉफिट हुआ है तो बिक्री का कितना प्रतिशत है, या आपकी एसेट्स हैं, वो टोटल एसेट्स जो हैं उसमें फिक्स एसेट्स का परसेंटेज कितना है, ये जानकारी आपको नहीं मिल सकती। इन जानकारी के लिए आप पढ़ते हैं लेखांकन अनुपात। इनको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। तो लेखांकन अनुपात में आपको पढ़ाया जाएगा कि लेखांकन अनुपात होता क्या है और इस संबंध में कितने प्रकार के होते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे, और इसमें आपको हम कवर करा रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, लेखांकन अनुपात का अर्थ। जैसा कि पहले बताया गया है, ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है, लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों को महत्वपूर्ण लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों की महत्वपूर्ण तकनीकी है, ठीक। ये जो आपके वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण में जब भी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, वित्तीय विवरण आए, तो वित्तीय विवरण आपके दो हैं आपके, एक बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये जो वित्तीय विवरण है, इनमें जो अनुपातिक गणितीय संख्या है, ठीक है, गणितीय संख्या है,
जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं की संबद्धता से संदर्भ हेतु परिकलित किया जाता है। कहने का मतलब है ये जैसे समानुपात, प्रतिशत, आवर्त के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप समानुपात का मतलब जैसे ये आप प्योर रेशियो जिसको कहते हो आप प्योर रेशियो, ठीक है, जैसे 1:1 इस टाइप से हो सकता है। परसेंटेज में हो जाता है जैसे मान लो 60% या 50%। आवर्तन टर्न ओवर आवर्तन का मतलब है कि जब ये कहा जाए कि ये चीज़ इसकी इतने गुना है। जैसे कोई 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और कोई मद है जो 1 लाख है, तो हम क्या कहेंगे 1 लाख रुपये 50,000 के 2 गुना हैं, तो ये आपका टर्नओवर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे कोई कह रहे हैं प्रचालन से आगम, यानी आपकी सेल है वो 1 लाख का है और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो 1 लाख पे 10,000 का जो प्रतिशत होगा वो 10% होगा, ये प्रतिशत के रूप में है। ऐसे ही अगर टर्नओवर देखा जाए ठीक इसी बार, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 गुना का मतलब है कि स्टॉक जो वर्ष भर में रखा गया है वो टोटल यानी जो सेल है उसका 6 टाइम है, 6 गुना है। जैसे सेल हुई है आपकी 60,000 और जो स्टॉक हुआ है वो 10,000 रुपये है, तो क्या कहा जाएगा कि सेल जो है स्टॉक का 10 गुना है। ऐसे ही आपका बाकी जो रिफ्लेक्शन होता है इस टाइप से किया जाता है। ठीक, तो अनुपातों को हम 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो अनुपात क्या है? गणितीय संख्या है। क्या है ये? गणितीय संख्या है जिसको आप रिफ्लेक्ट करते हो। 2 या 2 से अधिक मदों के बीच में गणितीय संबंध बताने के लिए अनुपात विश्लेषण या अनुपात की गणना की जाती है। अब अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या हैं? हम क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि व्यवसाय के उन क्षेत्रों को जानना चाहते हैं जिससे अधिक ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। उन संभावित क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं जो अपेक्षित दिशाओं में प्रयासों के द्वारा बेहतर बनाए जा सकते हैं। व्यवसाय की लाभदायकता, द्रव्यता, ऋण शोधन क्षमता, सक्षमता के स्तर को का गहन विश्लेषण, सर्वोत्तम औद्योगिक मानकों के साथ निष्पादन की तुलना के लिए प्रतिनिधित्व, समूहगत विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसी प्रकार की कंपनी 10% प्रॉफिट कमा रही है, अगर ये कंपनी सामान्यतः अगर 8% प्रॉफिट कमा रही है तो उसके कारण जानने का प्रयास करेगी जिससे कि वो उसी के अनुरूप कार्य कर सके। ऐसे ही अनुपात विश्लेषण के लाभ क्या हैं? निर्णयों की प्रभावपादकता समझने में मदद करता है, जटिल आंकड़ों को सरल बना देगा, तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होगा। इसके बाद समस्या क्षेत्रों की पहचान हो जाएगी, भाई कहाँ पे दिक्कत है, किस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वॉट एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, तो एक व्यवसाय की शक्तियाँ क्या हैं, यानी पॉजिटिव क्या हैं, कमजोरियाँ क्या हैं, जो निगेटिव क्या हैं, अवसर क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, और थ्रेट्स क्या हैं, किन मानकों से उसे लगता है कि ये चीज़ें उसको भयभीत करती हैं या इसकी कमजोरी। तो यहाँ पे वीकनेस है, यानी किन किन क्षेत्रों से में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इनका विश्लेषण हो जाता है। देखिए, प्रत्येक कंपनी स्वॉट एनालिसिस करके अपनी संभावनाओं को देखती है कि अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। विभिन्न तुलनाएं हो जाएंगी एक दूसरे से। ठीक, अब ये अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या है? आंकड़े हैं भाई, केवल मूल्य स्तर में बदलाव की उपेक्षा करता है, यानी अगर मूल्य बदल रहा है तो इसमें अनुपात विश्लेषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणात्मक होते हैं या गैर मौद्रिक पहलू की उपेक्षा होगी। ठीक है, गुण नहीं हो गया, गुणात्मक नहीं होगा। ये तो ये क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते, यानी क्वालिटी नहीं होती, इनमें क्वांटिटी होती, परिणाम होते हैं। लेखांकन व्यवहार में विभिन्नताएं, पूर्वानुमान। ठीक,
फिर है लेखांकन अनुपात। आगे हैं लेखांकन अनुपातों की सीमाओं में साधन न कि साध्य, समस्या समाधान की क्षमता से रहित, मानकीकृत परिभाषाओं का अभाव, सार्वभौमिक स्वीकृत मानक स्तर का अभाव होता है, असंबद्ध आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, तो ये आप इसमें रट लीजिए। फिर स्वयं जांच पर आ गया आपका। ठीक है, फिर अनुपात के प्रकार आएंगे। क्या आएंगे? अनुपात के प्रकार। तो यहाँ पे दो प्रकार हैं, परंपरागत वर्गीकरण है और एक क्रियात्मक वर्गीकरण है। ठीक, अब परंपरागत वर्गीकरण में लाभ हानि अनुपात है, तुलन पत्र अनुपात, लाभ हानि विवरण पर जो आधारित है, और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट पर। मिश्रित कुछ होते हैं। मिश्रित का मतलब एक मद आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होगी और एक आपकी बैलेंस शीट होगी, इसलिए मिश्रित हो जाएंगे। फिर सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वर्गीकरण देखिए क्या है, द्रव्यता, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी द्रव्यता। शोधन क्षमता, सॉल्वेंसी। शोधन क्षमता क्या होती? एक व्यवसाय अपने दायित्वों को पूरा करने में कितना सक्षम है, उसी को हम कहते हैं शोधन क्षमता। दायित्वों को आप भविष्य में भुगतान करने में कितना सक्षम है। लिक्विडिटी क्या होती है कि अब एक व्यवसाय अपनी संपत्तियों को कितना जल्दी अन्य संपत्ति में बदल सकता है। इसके बाद होता है टर्नओवर। सक्रियता, यानी कंपनी कितना सक्षम है। फिर लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी यानी व्यवसाय की लाभदायकता क्या है, ये सब होता है। अब इन्होंने लिक्विडिटी रेशियो में दिया हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो में पहला क्या होता है? करंट रेशियो। इसको क्या कहते हैं? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक, इसको लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर लें। देखिए करंट असेट्स में इन्होंने क्या क्या दे रखा है? स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश इक्विवेलेंट है, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, ये सब आपके आ जाएंगे करंट असेट्स में। फिर करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं। आपको ट्रेड पेबल्स बताया गया था, क्रेडिटर होते हैं और बीपी बिल्स पेबल को ट्रेड पेबल्स कहते हैं। अन्य कोई चालू दायित्व हैं, तो इनको आप ऐड करके, इसमें एक एग्जाम्पल भी है चालू अनुपात के लिए। देखिए करंट एसेट्स में क्या होता है? स्टॉक हो गया, व्यापारिक प्राप्य हो गया, फिर एडवांस टैक्स जो दिया आपने, प्रीपेड एक प्रकार का है, ये आपका हो गया रोकड़, कैश हो गया। फिर व्यापारिक देय, ये लायबिलिटीज़ हो गई, और ये आपका लायबिलिटीज़ कितना हो गया? 1,04,000। ठीक है, 1,04,000 हो गया। अब इधर आप टोटल कर लीजिए 50, 54 और 30, इससे हो गया 1,34,000। 1,34,000 अपॉन 1,04,000, ये करंट रेशियो आ गया 1.29 इज इक्वल टू 1। ठीक, इस प्रकार से चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक, फिर लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा तरल अनुपात। इसमें क्या होगा? जैसे जो करंट एसेट्स हैं आपकी, उनमें आपको यूज करना है लिक्विड एसेट्स। ठीक, अब करंट लायबिलिटीज़ वही रहेंगी। तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? लिक्विड एसेट्स में आपको क्या करना है कि जो करंट एसेट्स थी उसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को शामिल नहीं करना, यानी घटा देना है। ठीक, ये कहने का मतलब है कि जो करंट एसेट्स है उसमें से स्टॉक को हटा दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, एडवांस टैक्स को घटा दें। एडवांस टैक्स इस प्रकार का प्रीपेड ही है, तो आपका आ जाएगा करंट असेट्स की जगह पे लिक्विड असेट्स। ठीक, अपॉन करंट लायबिलिटी वही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखिए अंतिम स्टॉक अग्रिम कर को यहाँ पे हटा दिया। कितना बचा? 80,000। अब 1,04,000 वो वही है। तो जो लिक्विडिटी रेशियो आ गया, इसको क्या कहते हैं? लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड
टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ठीक। क्विक रेशियो भी इसका नाम होता है, क्विक रेशियो। ये अलग, ये नाम सब एक ही हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया लिक्विड रेशियो। यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, लिक्विड, ठीक है। ये वर्ड यूज होगा आपका लिक्विड, लिक्विड, ठीक। उसके बाद आपके अन्य रेशियो, ये दो महत्वपूर्ण रेशियो हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का आ जाता है कि जैसे दो ही रेशियो पूछ लिए गए, ये क्वेश्चन आपको अलग से न्यूमेरिकल में करा दिया जाएगा, ठीक। फिर है डेट ऋण शोधन क्षमता अनुपात, ठीक है। क्या कहोगे आपका, डेट सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या आता है, एक तो इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो आता है। फिर है ऋण पर विनियोजित पूंजी, स्वामित्व अनुपात, कुल संपत्तियों पर कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात और ब्याज प्राप्ति अनुपात। ये आपके 5 रेशियो इसमें आते हैं, ठीक। रेशियोज का जो है इसमें देखिए, जो आपका डेट इक्विटी रेशियो में क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। और डेट में क्या क्या शामिल है, इक्विटी में क्या क्या शामिल है, ठीक। ये आपने उन्होंने दे दिया है। तो आपका हो गया, डेट और इक्विटी को मिला लें तो डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो ये रेशियो आपका क्लियर हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे अगला जो रेशियो होगा, ये तो एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर है ऋण पर विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का मतलब होता है कि जो नेट असेट्स होती हैं उन पर डेट, यानी टोटल डेट अपॉन नेट असेट्स, ये आपका रेशियो होगा, ठीक। कुल ऋण बटे कुल परिसंपत्तियाँ। फिर है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात। इसमें क्या करता है कि जो स्वामित्व है, टोटल स्वामित्व अनुपात क्या होगा, अंशधारिता क्या है और विनियोजित पूंजी कितनी है, ठीक। यानी आप क्या कर सकते हो, नेट असेट्स टोटल कितनी। फिर उसके बाद है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसमें टोटल असेट्स डेट की कितना है वो कैलकुलेट हो जाता है। एक प्रकार से जितने भी रेशियोज़ हैं वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि संबंधित दो मदों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक। ये भी आप देख लो, इसमें जो है ये है आपका ब्याज प्राप्ति अनुपात। इसमें ब्याज व कर देने से पूर्व का जो प्रॉफिट होगा और टोटल जो डेट जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है उसमें देखेंगे क्या रेशियो उसका आ रहा है, ठीक। फिर है टर्नओवर रेशियो आ जाएंगे। टर्नओवर रेशियो में आपके 6 रेशियोज़ हैं, ठीक। इसमें पहला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैसे पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्रचालन से आगम, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ठीक। ये आपका याद कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा अगला जो रेशियो है, इसमें आपका है व्यापारिक प्राप्य, यानी ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ठीक। इसमें क्या है, ये सभी जो रेशियो हैं वो नेट सेल पर आधारित होंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो या नेट सेल कह लो, ठीक, उन्हीं पे सब आधारित है। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग को 2 से डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद है ट्रेड पेबल रेशियो आएगा, ठीक है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता है वैसे ही ट्रेड पेबल से होता है। ये आपके क्रेडिटर्स पर डिपेंड है। उसके बाद नेट एसेट्स, विनियोजित पूंजी पर टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। विनियोजित पूंजी जो है टोटल कितना पैसा विनियोजित है उस पे है ये।
फिर है लाभप्रदता अनुपात, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, इसमें क्या आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी में आपके 10 ये रेशियो होंगे। ठीक, अलग अलग। इसमें 2 महत्वपूर्ण हैं, वो आप क्लियर कर लो। ठीक, सकल लाभ अनुपात, भाई बहुत ज़्यादा आपके 4 में आपका काम चल जाएगा। सकल लाभ अनुपात है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आता है? प्रचालन से आगम प्लस प्रचालन व्यय बटे प्रचालन से निवल आगम। यानी जो आपके जो ऑपरेटिंग रेशियो ये कॉस्ट रेशियो है, प्रचालन से आगम की लागत। ठीक है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपान आपका आ जाएगा प्रचालन से निवल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, अब आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा यानी प्रचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऊपर था ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, उसके बाद आगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट में निवल लाभ का मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अब देखो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। इसमें अंशधारियों के लिए जो उपलब्ध लाभ है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका डिविडेंड रेशियो होता है, पीई होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। पीई का होता है एमपी अपान ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक, ऐसे बहुत सारे रेशियोज़ हैं, उनको आप क्लियर करते रहिए, पढ़ लीजिए एक बार। जनरली होता क्या है कि जितने भी रेशियोज़ हैं ये इतने रेशियो तो आने हैं नहीं, बस इस टाइप का क्वेश्चन कोई बन सकता है जिससे आपको 4 रेशियो दे दिए और कहा इसमें से कैलकुलेट करो। ये बहुत कठिन नहीं होंगे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आराम से। इसके बाद इस अध्याय में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनको आप पढ़ लीजिए। देखिए ये जो आपके रेशियोज़ के नाम हैं सब। ठीक, इसके बाद सारांश दिया हुआ है, क्या है? अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, इनके लाभ क्या हैं, अनुपात विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन कीजिए। अनुपातों के प्रकार तो ऐसे नहीं आते, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे इसके टिक कर लिए, अभ्यास हेतु प्रश्न। ठीक है, अनुपात विश्लेषण से आप क्या तात्पर्य है? ठीक, अनुपातों के विविध प्रकार कौन से हैं, केवल प्रकार लिखने हैं। उसके बाद आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप कर लो विभिन्न प्रकार के लाभप्रदता अनुपातों को कौन से हैं, उन्हें कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन है, क्लियर कर लो। ठीक, बाकी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग से आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो बता देंगे आपको। इसके बाद आपका ये लगभग आपका पॉइंट क्लियर हुआ चुका है। ठीक है, इसमें ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो मेन टॉपिक हैं आपको डिस्कस कर दिए, उनको पढ़ लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, पीडीएफ पढ़ लो और अपनी जो भी आपके पास बेस्ट बुक उपलब्ध हो उससे पढ़ लो। कोई ज़रूरी थोड़ी इसी को पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती बड़ी काफ़ी सरल होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पीडीएफ पढ़ लिया करिए। अब वैसे अपनी बुक में जो भी देख लो, जो आपके पास बेस्ट बुक उपलब्ध है, जो भी बुक उपलब्ध है या आपके पास मॉडल सेट है, उसमें इसी क्वेश्चन को देख करके और लिख के तैयार करो। बार बार कहते हैं कि लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने एग्ज़ाम में आपको लिखना ही पड़ेगा।
ठीक, किसी को सुनाना तो है नहीं, तो बार बार लिखते रहिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एक जगह पे लिखिए और जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो इसमें काम आ जाएंगे, उसके बाद रिवीजन कर लो, पेपर दे दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।